Good afternoon, students, and welcome back to our own very own channel. नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 लेकर मैं आई हूँ और आज इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन शुरू करने से पहले मैं एक विचार से आपको जोड़ना चाहूँगी और सोचिएगा ज़रूर। घर से छोटा होता है दरवाज़ा, ठीक? दरवाजे से छोटा होता है ताला और ताले से छोटी होती है चाबी, और उस छोटी सी चाबी से खुल जाता है घर सारा। अब आप कहेंगे मैडम इस विचार की क्या महत्ता है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक छोटी सी चाबी से आपका बड़ा सा घर खुल जाता है। तो एक छोटे से विचार से, एक छोटे से विचार और एक आंदोलन से देश में सियासत इतनी बड़ी हुई कि सबसे बड़ी सियासत जिसे ब्रिटिशर्स की हुकूमत खिला दी, और वो विचार था आंदोलनों का। और आज का आंदोलन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट ने भी अपने अलग अलग रंग बिखेरे। लोगों ने इस चीज़ को अपने हिसाब से सोचा, विचारा और उस पर अमल किया। जनवरी 1921 में ये आंदोलन का आह्वान किया गया। सबसे पहले ये शुरुआत करी गई शहरों से। शहर में क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले लोग वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं, टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी वकालत छोड़ दी, टाइटल्स वापस कर दिए गए और इकोनॉमिक इफेक्ट भी हुआ। उसमें क्या क्या हुआ, आपका लिकर शॉप्स लूट ली गई, बाजार लूटे गए, बॉन फायर जला दिया गया, किसका, विदेशी कपड़ों का। लोगों ने, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने विदेशी फॉरेन ट्रेड्स को फाइनेंस करना बंद कर दिया, उसके गुड्स खरीदना बंद कर दिया। ये इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये शहरों में आंदोलन सफल ना हो पाया। और क्यों? क्योंकि कपड़ा मिल, हमारे यहाँ ज़्यादा करके कपड़ा खादी होता था, हाथों से बनता था, वो बहुत महंगा था, वो हर आदमी के पहुँच से बाहर था। दूसरी चीज़, आपने ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स बनाए ही नहीं गए और धीमे धीमे लोग अपनी नौकरी पे, अपनी दिनचर्या पर लौट गए और शहरों में ये डाउनफॉल हो गया इस मूवमेंट का। ये यहीं तक नहीं रुका, इसकी आवाज़ गांव तक भी पहुंच गई और अवध के पेजेंट्स भी स्वराज के नाम पर खड़े हो गए और वहाँ का लीडर बने बाबा रामचंद्र। ये एक फिजी से लौट कर आए थे, एक सन्यासी थे और इन्होंने अगुवाई कर दी। अवध में सारे फार्मर्स, पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। अवध में उस समय, जो आज की तारीख में अयोध्या कहलाता है, वहाँ पर भी फार्मर्स की बड़ी बुरी हालत थी। बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लिए जा रहे थे, रेंट बहुत हाई था, तरह तरह के अलग टैक्सेस लेते थे ये ज़मींदार और तालुकेदार। एक साल के बाद इन्हें लैंड से उठा के बाहर फेंक दिया जाता था ताकि उस पर ये अपना अधिकार ना जमा पाए। बेगार इनसे करवाया जाता था। इस बात से बड़े पीड़ित थे ये और वहाँ पे इनकी डिमांड थी कि हमारे रेंट कम करो, बेगार से मुक्ति दिलाओ और ये तालुकेदार को बहिष्कार किया जाए। आवाज़ उठी और वहाँ के लोगों ने अपने अंदाज में स्वराज मना डाला। नाई ने कहा कि मैं इन जमींदारों के बाल नहीं काटूंगा, धोबी ने कहा मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। अपने अंदाज में चल रहा था स्वराज। उसी समय अक्टूबर में वहाँ पर नेहरू जी आए और उन्होंने 300 ब्रांचेस खोल दी ऊध किसान सभा का। ऊध किसान सभा बनी और 300 ब्रांचेस बनी थी। ये जून से लेकर के अक्टूबर में 1920 में बाबा रामचंद्र से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स कांग्रेस के थे। और पूरा टूर करा गया, लोगों को ऑर्गेनाइज करा गया कि जब 1921 में आह्वान होगा नॉन कॉपरेशन का, तो बड़ी उम्मीदें जताई गई कि अवध तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और हिस्सा लिया भी लोगों ने।
जब आह्वान हुआ हिस्सा लिया भी, लेकिन वही वायलेंस वायलेंस और वायलेंस। ताल्लुकेदार जमींदारों के घर तोड़ फोड़ मच गई, बाजार लूटे गए, जो अनाज की बोरियां थी गोदामों से लूट ली गई, और तो और लोगों ने ये कह डाला कि गांधी जी ने कहा कि भाई टैक्स नहीं देने, और गांधी जी हमें अपने गांव में लैंड देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा। ये सुन गांधी जी को बड़ी पीड़ा हुई और गांधी जी के नाम पर सारे बिल फाड़ दिए गए। ये चीज़ यही नहीं रुकी, अब हम सीन दिखाते हैं गूदम हिल्स आंध्र प्रदेश। वहाँ भी स्वराज का अलग ही नया नज़ारा देखने सुनने को मिला। वहाँ पर क्या हुआ भाई, वहाँ पर ऑलरेडी गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही थी। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है, छुप करके लड़ाई करना। अंग्रेजों ने वहाँ पर अलग ही एक लगा रखा था, रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट चल रहा था। रिजर्व फॉरेस्ट में आपको पता है कि जो अंदर जंगल से अपना सामान लेते थे, फ्यूल वुड नहीं कलेक्ट कर सकते, फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते, कैटल नहीं ग्रेज कर सकते, क्योंकि एक्ट एंड लॉ लगा दिए गए। अब जिनका जीवन जंगलों से चलता हो, आपने तो उनके जन्म के अधिकार छीन लिए। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, ट्राइबल्स बहुत गुस्साए हुए थे। और वहां पर भी हीरो आ गया, कौन, अलूरी सीताराम राजू। उसने भी कार्यक्रम कर डाला और उसने भी बड़ी बड़ी बातें करी गांधी जी के नाम पर कि गांधी जी ये मूवमेंट चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मैं तो बुलेट शॉट को भी ठीक कर देता हूँ और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस भी कर लेता हूँ। और हिंदुस्तान तो वैसे ही अंधविश्वास में लिप्त रहता है, लगली जनता उसके पीछे। चाइल्ड मैरिज, पीना पिलाना, इस सब का उसने बड़ा बुरा 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 कहता रहा। और गांधी जी की प्रशंसा में उसने तो कसीदे पढ़ डाले, यानी कि बड़ी बड़ी बातें कर डाली कि गांधी जी खादी पहनो, गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लेकिन जब जिंदगी लेकिन पे टिकती है ना, तो वहीं पर पलटी मार जाती है। और उसने कहा लेकिन अहिंसा से नहीं, हिंसा से काम होगा। और फिर क्या था, छिड़ गई जंग। ऑफिशियल्स पे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे मार पिटाई, लूट, कत्लेआम मच गया। और 1924 तक बंदा हीरो बन गया और हीरो के साथ ही एग्जीक्यूटेड, भड़काने के जुर्म में। फिर कहानी यहां तक ना खत्म हुई और स्वराज की आग पहुंची आसाम प्लांटेशंस पे। वहां एक अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। वहां पे ये क्या था कि जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे, उन्हें अपने गांव से, अपने परिवार से कोई लिंक नहीं रख सकते थे। वो अपने घर नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 लगा हुआ था। उस एक्ट के तहत बिना परमिशन जहां आप काम कर रहे हैं ना, उस जगह को छोड़ नहीं सकते। और परमिशन साहब हम कभी देंगे नहीं। अब जैसे ही ये स्वराज की आग वहां तक पहुंची, उन्होंने कहा भाई गांधी जी हमें अपने गांव में लैंड दे रहे हैं, हम लोग अब यहाँ काम नहीं करेंगे, अपने अपने गांव जाएंगे। और हजारों की तादाद में वर्कर्स ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को मना करके अपने घर की ओर चल पड़े। अब साहब चल तो दिए, पहुंचेंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। कभी ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उस दिन रेलवे और शिप्स, इन सब की हड़ताल थी। रास्ते में ही सारे पकड़े गए, मार कुटाई और ख़त्म कहानी। अंग्रेजी शासन तो इस चीज़ में महारत हासिल थी उसे, वो कभी अपने घर तक ही ना पहुंच पाए। ये कहानियाँ चलती रही। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों ही चुना गया? गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने खुद कहा था कि जो हिंदुस्तान 200 साल की गुलामी पर है ना, वो हमारे कोऑपरेशन से है।
और यहाँ से जाएगा भी अंग्रेजी शासन हमारे नॉन कॉपरेशन से ही, इसीलिए इसको चुना गया। आराम से कहानियां चल रही थी, जगह जगह स्वराज का अपना बिगुल बजा रहे थे लोग। अब तो इस मूवमेंट का भी अंत आने को हो गया। और सबसे बड़ा जो इंसिडेंट कहना चाहिए, जो वाकया हुआ, जो दिल दहलाने वाला था और इस आंदोलन की समाप्ति का बिगुल बजाने वाला था, वो था चौरा चौरी। अब उसमें क्या हुआ? 4 फरवरी को शांतिपूर्वक प्रोसेशन चल रहा था और वहीं पर पुलिस वालों ने उनको दबाने के लिए ओपन फायर कर दिया गया। ओपन फायर होते ही लोगों की तो लाश बिछी। अब लोग क्या चुप होने वाले थे? कहानी का दूसरा भाग ये हुआ कि गुस्साई जनता ने पुलिस थाने में ही आग लगा दी और आग लगते ही क्या हुआ? 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियंस जिंदा जला दिए गए। गांधी जी का तो सुन करके से दहल से गए, भूकंप आ गया। नॉन वायलेंस करने वाले इतना बड़ा वायलेंस हो गया। और 12 फरवरी 1922 को आखिरकार इस आंदोलन का भी दाह संस्कार हो गया, यानी समाप्ति का बिगुल बजा दिया गया। गांधी जी सोच में थे कि लोग तो कह रहे थे स्वतंत्र भारतवर्ष के नारे लगा रहे, लेकिन लोग अभी स्वतंत्र भारत की परिभाषा ही नहीं समझे थे। वो स्वतंत्र भारत के नारे तो लगा रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता उन्हें किस बात की थी? अपने दुखों से थी, अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम से निजात उन्हें चाहिए था। गांधी जी इस बात से पीड़ित थे कि लोग अभी बोल तो कुछ रहे, लेकिन समझ अलग रहे, सोच छोटी रह गई और वाक्य बहुत बड़ा है। अभी दोनों में तालमेल नहीं बैठा था, कथनी और करनी साथ नहीं चल रही थी। करनी तो छोटे एरिया के लिए, अपने के लिए था, सेल्फ के लिए था, और कथनी थी स्वतंत्र भारत की आज़ादी। बोल तो हम ये रहे थे, आज़ादी हमें अपने लिए चाहिए थी, अपने दुखों से, तकलीफ़ों से। और ये जो तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसीलिए बार बार आंदोलनों का हम हारते जा रहे थे। अब इसके बाद अभी भी गांधी जी ना रुके। क्यों? क्योंकि अभी तीसरा आंदोलन बाकी था, और वो था क्या? सिविल डिसओबीडियंस। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक पढ़ के रखिएगा और समझिएगा। गुड डे एंड गुड बाय।